हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इसके पहले पार्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया था अपना हीमाटोनिक्स के बारे में एंड इसके एजेंट्स को हमने देख लिया था। एंड सेकेंड पार्ट में हमने देखा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का इंट्रो, एंटासिड एंड इनके दिए हुए कुछ एजेंट्स को। तो आज हम थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं एंटासिड के बचे हुए कुछ टॉपिक है, जैसे कि हमारा एसिडिफाइंग एजेंट्स, एडजॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथार्टिक्स। एंड उसके बाद हम देखेंगे टॉपिकल एजेंट्स के बारे में, और आज कवर करेंगे हम पूरे इसको कंप्लीट टॉपिकल एजेंट्स को। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स को। एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द स्टमक और बॉडी फ्लूइड्स बाय राइजिंग द और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डियर बाय लोअरिंग पीएच। मतलब कि एसिडिफाइंग एजेंट हमारे वो एजेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं स्टमक में या फिर बॉडी फ्लूइड्स में। जो हमारा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? पीएच को लो करके ये हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करते हैं। रिलीज हाइड्रोजन आयंस इनटू द स्टमक और बॉडी फ्लूइड्स। ये हाइड्रोजन आयंस को स्टमक से रिलीज कराएंगे बॉडी फ्लूइड में। एंड लोअर द पीएच टू क्रिएट अ मोर एसिडिक इन्वायरमेंट। पीएच को लो करेंगे, और जब हमारा पीएच लो होता है तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो अत्यधिक एसिडिक नेचर का हो जाता है। इन द स्टमक में क्या होता है? ये जो हमारा एसिडिफाइंग एजेंट्स है, ये काम क्या करेंगे? इन द स्टमक हेल्प्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन्स। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और जो हमारा पेप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करेंगे। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। इन यूरिन हेल्प्स प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डिसॉल्व सर्टेन किडनी स्टोन। और ये क्या करेंगे कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिकतर होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करेंगे। और सर्टेन किडनी स्टोन मतलब कि कुछ किडनी स्टोन्स होते हैं जिसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा एसिडिफाइंग एजेंट्स होता है। एंड यूजेस क्या है? गैस्ट्रिक एसिड डेफिशिएंसी। इसका यूज है कि जब हमारे स्टमक में जो हमारा गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ट्रीट हाइपोक्लोरहाइड्रिया, मतलब कि जब स्टमक में एसिड लो हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। हाइपो मतलब कम हो जाना, क्लोरहाइड्रिया मतलब वही हाइड्रोजन और क्लोराइड है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली वही हमारा एसिड को इंडिकेट कर रहा है। तो जब हमारा एसिड डिक्रीज हो जाता है तो उसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे। एंड और क्लोरहाइड्रिया मतलब कि या तो फिर स्टमक में एसिड बने ही ना, एसिड का बनना ही स्टॉप हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इस एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा यूरिनरी एसिडिफिकेशन। इसमें प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है बेसिकली उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिकतर होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। एग्जांपल्स जैसे हमारे गैस्ट्रिक एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जो कि हमारा होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स का। एंड यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं? इसका एग्जांपल से हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है एंड एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारा विटामिन सी होता है। तो ये हमारे एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, और इनका यूज हम बेसिकली हाइपोक्लोरहाइड्रिया के कंडीशन में करेंगे या फिर एक्लोरहाइड्रिया के कंडीशन में करते हैं। जब मतलब हमारे स्टमक में एसिड ही ना बने, और तो फिर एसिड बन रहा है तो लो अमाउंट में बन रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एसिडिफाइंग एजेंट्स होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा एडजॉर्बेंट्स। एडजॉर्बेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। एडजॉर्बेंट्स एक होता है हमारा, और एक हमारा होता है एब्जॉर्बेंस। तो आपको एडजॉर्बेंस एंड एब्जॉर्बेंस का मतलब पता है? जैसे कि देखिए, एडजॉर्बेंस जो होगा, ये जो हमारा एडजॉर्बेंस है, इसका मतलब है कि कोई मान लीजिए लेयर है, ये मान लीजिए इसकी सतह है, तो इसके ऊपर ही चिपक जाना है, इसके ऊपर ही अधेयर हो जाना है, ये हमारा एडजॉर्बेंस आता है। लेकिन एब्जॉर्बेंस का मतलब होता है अब ये जो लेयर है इसको क्रॉस करके अंदर आ जाना ही, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब कि ये अंदर आ गया, पूरा क्रॉस करके इस लेयर को अंदर आ गया, हमारा एब्जॉर्बेंस कहलाएगा। लेकिन एब्जॉर्बेंस का मतलब है इस लेयर के ऊपर ही अधेयर हो जाना है, इसके जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी सतह है, उसी पे चिपक जाना ही हमारा एडजॉर्बेंस कहलाता है। तो एडजॉर्बेंस क्या है वो देखते हैं। बेसिकली एन एडजॉर्बेंस is the substance that binds or hold other substance, usually gases, liquids or toxin on its surface without chemical reaction।
तो ये कह रहा है कि जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बेसिकली बाइंड करते हैं या फिर होल्ड करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को, जो कि उनके सरफेस पे बाइंड होकर के, और ये कोई हम केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। ये केमिकल रिएक्शन फ्री होते हैं, विदाउट केमिकल रिएक्शन के ही ये अपना काम करते हैं। जैसे कि कोई हमारा टॉक्सिन सब्सटेंस है तो उसके ऊपर ही अधेयर होकर के उसको रिमूव आउट करते हैं बॉडी से। वर्क्स बाय एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, ये वर्क करते हैं एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे, मतलब एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करेंगे, ना कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन का यूज कर रहे हैं और इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा, ना कि ये एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। एंड ऑफ्टन यूज्ड इन मेडिसिन टू रिमूव टॉक्सिन्स, गैसेस और इरिटेंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो बेसिकली इसका यूज करते हैं एज अ मेडिसिन के तौर पे, किस लिए? रिमूव करने के लिए टॉक्सिन सब्सटेंस को, कुछ गैसेस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, और कुछ इरिटेशन कॉज करती हैं गैसेस वगैरह, तो इरिटेंट होते हैं कुछ, तो उनको रिमूव करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम से हम एब्जॉर्बेंट्स का बेसिकली यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स इन मेडिसिन में इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हमारा एक्टिवेटेड चारकोल आता है, उसका यूज है यूज टू एब्जॉर्ब पॉइजन और टॉक्सिन इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। बेसिकली जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो पॉइजन के केस में यूज किया जाता है, और यह हमारा एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा, मतलब कि उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी से रिमूव आउट करवाएगा। ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल का काम होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है वो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अधेयर होगा, इसके ऊपर स्टिक करेगा, चिपकेगा, और इसको जो हमारा टॉक्सिन सब्सटेंस है उसको चिपका कर अधेयर करके बॉडी से बाहर निकालता है, और जो कि बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज करते हैं। और ये हमारा एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ना कि एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर के लिए स्पेशली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक है, इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या दिया है? प्रोटेक्टिव्स। प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव्स आर सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT फ्रॉम इरिटेशन और इंजरी विदाउट अफेक्टिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कि प्रोटेक्टिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि GIT के लाइंस को बिना इरिटेट किए, बिना कोई इंजरी किए, उसके लाइन को बिना कोई अफेक्ट किए ही वहां उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब अगर वहां पे कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है स्टमक में, स्टमक का जो लेयर होता है बेसिकली, अगर वहां पे बेसिकली अगर कोई चोट वगैरह लगी रहती है तो उसको वहां से, ये हमारा स्टमक मान लीजिए इसका लेयर है, अब यहाँ पे अल्सर हुआ है तो ये तो इस पे चोट लगी है ना, इस पे ये इरिटेशन कॉज तो होगा ही। तो प्रोटेक्टिव्स क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करेंगे और इस चीज को ध्यान में रख के काम करते हैं अपना, कि मतलब कि यहाँ पे कोई चोट वगैरह ना लगे, कोई इरिटेशन वगैरह कॉज ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये स्टमक को कोई हार्मफुल ना पहुंचाए, उसकी किसी भी लाइनिंग को इरिटेट ना करे, इस बेसिस पे ये अपना काम करते हैं। दे कोट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन। वही मैंने बताया कि जैसे कि जो हमारा स्टमक है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, तो बेसिकली जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो हमारा इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन होता है, उसको ये कोट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, मतलब ढक लेते हैं, ताकि इस पे कोई इरिटेशन वगैरह कॉज ना हो पाए और ना ही कोई इफेक्ट शो हो पाए हमारे स्टमक के लेयर पे। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, इसको GIT के लेयर को बचाएंगे। एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारा आते हैं सुक्रल फेड। ये सुक्रल फेड हमारा एग्जाम्पल है। ये क्या करेगा? फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर अल्सर। जब अल्सर होता है स्टमक में, मतलब जब छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है उस पर एक कवरिंग कर देता है, एक कोट चढ़ा देता है, ताकि अब ये जो अल्सर हुए हैं, ये जो म्यूकस का मेम्ब्रेन है उसको इफेक्ट ना करे, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है, और प्रोटेक्ट करेगा अल्सर से एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करके, कोट फॉर्म करके। नोट, इसका नोट मतलब क्या कह रहा है बेसिकली हम देख लें अगर सिंपल फॉर्म में, तो जो ये प्रोटेक्टिव्स होते हैं, प्रोटेक्टिव्स आर सब्सटेंस दैट शील्ड द GI ट्रैक्ट लाइनिंग टू प्रिवेंट इरिटेशन और डैमेज। मतलब जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं हमारे, वो शील्ड करते हैं, मतलब ढक लेते हैं GI ट्रैक्ट को, GI ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उसको ढक देते हैं और प्रिवेंट करते हैं इरिटेशन और डैमेज से। ना कोई डैमेज होने देते हैं और ना ही कोई इरिटेशन होते हैं, GI ट्रैक्ट की लाइनिंग को ढक लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव्स का यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्बेंट्स और प्रोटेक्टिव्स। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होते हैं देखते हैं। कैथार्टिक्स क्या है? कैथार्टिक्स आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट बॉवेल मूवमेंट्स एंड हेल्प एम्पटी द इंटेस्टाइन, यूजुअली टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन और क्लियर द बॉवेल बिफोर मेडिकेशन प्रोसीजर।
मतलब कि कैथार्टिक्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं बॉवल के मूवमेंट्स को, और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसको इम्पटी करने में, खाली करने में हेल्प कराते हैं, और ये रिलीफ देते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और क्लियर बाउल करके, मतलब बाउल का क्लियर करवा देते हैं, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलता है। और ये हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम एज अ कैथार्टिक यूज करते हैं विदाउट किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर इसमें नहीं होता है, हम किसी भी डॉक्टर के पास ये सब नहीं करते हैं, तो विदाउट मेडिकेशन प्रोसीजर हम इस कैथार्टिक्स का यूज करके कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट लाइन। स्ट्रॉन्गर देन माइल्ड लेग्जेटिव प्रोसीजर प्रोड्यूस मोर कंप्लीट एंड फास्टर इवैक्यूएशन। मतलब कि ये जो हमारा कैथार्टिक्स है ये हमारा बेसिकली एक टाइप का लेग्जेटिव ही होता है, लेकिन ये हमारा स्ट्रॉन्गर देन माइल्ड लेग्जेटिव, जो हमारा माइल्ड लेग्जेटिव होते हैं, मतलब कि कम कैपेसिटी के लेग्जेटिव होते हैं, उससे ये स्ट्रॉन्गर होता है हमारा कैथार्टिक, जो कि प्रोड्यूस करता है अधिक से अधिक इफेक्ट अपना शो करता है, एंड फास्ट इवैक्यूएशन करवाएगा और कंप्लीट करवा देता है। मतलब कि हमारे इम्पटी को, इंटेस्टाइन को इजिली इम्पटी करवा देगा, बॉल मूवमेंट को स्टिमुलेट करवा देगा, एंड हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड करवा देता है हमारा कैथार्टिक। ये हमारा एक स्ट्रॉन्गर लेग्जेटिव होता है। वर्क बाय इरिटेटिंग द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट इन द स्टूल और स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब कि ये वर्क करता है बाय इरिटेटिंग द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन का लाइनिंग होता है उसको इरिटेट करवाता है, इंक्रीज द वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये इंक्रीज कराता है। मतलब कि इंटेस्टाइनल का जो लाइनिंग है, मूवमेंट है, उसको एक्टिवेट कराएगा ताकि वो अत्यधिक वाटर को एब्जॉर्ब कर सके स्टूल में, और स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ये हमारा इंटेस्टाइन मूवमेंट जो हमारा है, इसमें बेसिकली हमारा ये हमारा इंटेस्टाइन होता है ना ऐसे करके, तो इसमें जो हमारा ये मूवमेंट हो रहा है ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टिमुलेट कराता है, एक्टिवेट कराता है और इंक्रीज कराता है, जिससे कि जो हमारा बॉवल है वो इजिली हमारे इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट आउट हो सके, रिमूव आउट हो सके बॉडी से। इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा सेना जो कि हमारा प्लांट डिराइव्ड होता है, स्टिमुलेंट होता है कैथार्टिक का, मतलब ये कैथार्टिक हमारा होता है और स्टिमुलेंट करता है वही हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को। फिर हमारा सेकंड है कैस्टर ऑयल, जो कि इरिटेंट कैथार्टिक होता है। फिर हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमारा सलाइन कैथार्टिक होता है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। Cathartics are drugs that clean out the intestine by causing a strong bowel movement। मतलब जो हमारा कैथार्टिक है वो एक टाइप का ड्रग होता है जो कि इंटेस्टाइन को क्लीन आउट करवाता है। कैसे क्लीन आउट करवाएगा? बाय कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉवल मूवमेंट, मतलब बॉवल मूवमेंट को स्ट्रांगली बढ़ा देगा, इंक्रीज करवा देगा, जिससे कि इंटेस्टाइन इजिली क्लीन आउट हो जाता है। ये हमारा यही कैथार्टिक होता है जो कि एज अ लेग्जेटिव वर्क करता है। तो ये टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, तो उनको हम देखते हैं ये क्या होते हैं। टॉपिकल एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट आर पुट डायरेक्टली ऑन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और वाउंड्स। मतलब कि टॉपिकल एजेंट्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिनका यूज हम डायरेक्टली स्किन पे करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे करते हैं, या फिर कहीं चोट लगी है उस पे अप्लाई करते हैं। दे आर यूज टू ट्रीट लोकल प्रॉब्लम्स लाइक इन्फेक्शंस। ये बेसिकली लोकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि हमारा इन्फेक्शन हो गया। दे वर्क ओनली वेयर दे आर अप्लाइड, मतलब कि ये वहीं पे काम करेंगे जहां पे हम इनको अप्लाई करते हैं। दे यूजुअली डू नॉट गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ये हमारे जहां पे हम इनको अप्लाई करेंगे वहीं पे अपना काम करेंगे, और इनका ब्लड स्ट्रीम से कोई कनेक्शन नहीं होता है, मतलब इनका कोई भी अमाउंट हमारे ब्लड में नहीं जाता है, इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता है। एग्जाम्पल्स हमारे हैं जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो कि एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, मतलब कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं ना, तो वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। घाव वगैरह लगी होती है तो उसको साफ करने के लिए, धुलने के लिए हम एंटीसेप्टिक का ही बेसिकली यूज करते हैं। जैसे सेकंड हमारा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एज ए एंटीबैक्टीरियल यूज होता है। एंटीबैक्टीरियल मतलब कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स या क्रीम्स को अप्लाई करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। अब डिसइंफेक्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनको हम स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं। ये बेसिकली घर की साफ सफाई करने के लिए यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये हाईली एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए बेसिकली हम इसका यूज नहीं करते हैं। अब कुछ कॉमन टॉपिकल एजेंट्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको देखते हैं। जैसे कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, आयनिक सिल्वर है, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बोरिक एसिड है, ब्लीचिंग पाउडर है, एंड पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इनका फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन क्या है, मार्केट प्रिपरेशन क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, एंड इनके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इनको अप्लाई करेंगे, वो सब देखते हैं। चलिए देखते हैं अपना सिल्वर नाइट्रेट।
सिल्वर नाइट्रेट का प्रिपरेशन क्या है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली जब हम सिल्वर को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म होता है। बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट होता है। जैसे कि हमारा सिल्वर है, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बेसिकली हमारा सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म होगा। वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा एज अ गैस फॉर्म में ये बाय प्रोडक्ट रिलीज आउट होते हैं हमारी रिएक्शन से। तो बेसिकली हम इस तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में। अब इनका फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन क्या है वो देखते हैं। टॉपिकल सोल्यूशन के फॉर्म में आते हैं, जो कि 0.5% से लेकर के 10% तक सोल्यूशन इनमें प्रेजेंट होता है। इनका कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में इतना ही होगा। सिल्वर नाइट्रेट स्टिक के फॉर्म आता है, जिसका हम यूज करते हैं एज अ यूटिलाइजेशन में यूज किया जाता है। आई ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है एंड ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में आते हैं ये। अब इनका मार्केट प्रिपरेशन क्या होता है वो देखते हैं। किस नाम से ये मार्केट में बेची जा रही है, बेसिकली वो है, मतलब कि इनका ब्रांड नेम क्या होने वाला है। तो कुछ हमारे आते हैं, जैसे तो हमारा पहला है एजेंटी नाइट्रास के नाम से ये बेची जाती है मार्केट में। सिल्वर नाइट्रेट स्टिक्स के फॉर्म में आता है एंड सिल्वरडिन क्रीम के फॉर्म में आता है, और इस नाम से ये बेची जाती है हमारे मार्केट में। तो इनका अब बेसिकली स्टोरेज कंडीशन क्या है वो देखते हैं। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। इनको हम कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे, और ताकि हम इनको प्रिवेंट कर पाए, डिग्रेडेशन से, खराब होने से इनको बचा पाए। सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोर इन डार्क टाइटली क्लोज कंटेनर। मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट को हम बेसिकली स्टोर करेंगे ऐसे बॉटल में जो कि डार्क कलर का होगा, और उसका जो टाइटली हम उसको क्लोज कर पाए उस कंटेनर को, उसमें हम बेसिकली इसको स्टोर करेंगे, वरना ये डिग्रेडेड होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। अब इनके यूजेस क्या हैं वो देखते हैं। यूजेस जैसे कि यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज किया जाता है। टू क्लीन वाउंड्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। घाव को धुलने के लिए, घाव को क्लीन करने के लिए और इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर क्यूटेराइजेशन, टू स्टॉप ब्लीडिंग और डिस्ट्रॉय अनवांटेड टिश्यू। मतलब कि इसका बेसिकली यूज डॉक्टर्स तब करते हैं जब मतलब कोई ऐसी कंडीशन आती है जब मतलब ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, तो बेसिकली हीट या कोई केमिकल से उस टिश्यू को ही ये जला देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो रही है, जलाने के बाद वो थोड़ा रुक जाती है। तो ये प्रोसेस हमारी क्यूटेराइजेशन प्रोसेस कहलाती है। इन लेबोरेटरीज फॉर केमिकल एनालिसिस, मतलब एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तब सिल्वर नाइट्रेट एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है। इन आई केयर एज 1% सोल्यूशन टू प्रिवेंट आई इन्फेक्शन। इनको हम आई केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इनमें जो कंसंट्रेशन होगा वो 1% सोल्यूशन ही होगा इन्फेक्शन से रोकने के लिए, इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है, स्पेशली आई केयर में। तो ये हमारा था सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। हमने इनका देख लिया, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन क्या है, मार्केट प्रिपरेशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, और इनका यूज क्या है और कहाँ कहाँ करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल, जो कि हमारा आयनिक सिल्वर होने वाला है। आयनिक सिल्वर क्या होते हैं वो देखते हैं। आयनिक सिल्वर इज अ यूज्ड इन टॉपिकल प्रिपरेशंस फॉर वाउंड्स, बर्न, कट, केयर। मतलब कि आयनिक सिल्वर का हम यूज करते हैं टॉपिकली, जो कि इनका टॉपिकली प्रिपरेशन किया जाता है, ताकि हम इनको घाव पे, कहीं जले हैं वहां पे, या फिर कहीं कट वगैरह लगा है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए इसका यूज कर पाए। एग्जाम्पल जैसे हैं, ये जेल्स फॉर्म में भी आते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में भी आते हैं, और क्रीम्स फॉर्म में भी आते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा आता है सिल्वरेक्स आयनिक जेल आता है, सिल्वर नाइट्रेट आते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस फॉर्म में, इस नाम से बेचे जाते हैं मार्केट में। इनका फार्मुलेशन क्या है, ये जेल बेस कंटेनिंग सिल्वर आयन या सिल्वर साल्ट होते हैं। सोल्यूशन इनका टॉपिकल एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, और ये पाउडर या क्रीम के फॉर्म में आते हैं। कुछ कुछ केसेस में ये पाउडर या क्रीम के फॉर्म में भी आते हैं। अब इनका स्टोरेज कंडीशन क्या है वो देखते हैं। स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस एंड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। मतलब वही कि इनको भी कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे और सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। और इनका यूजेस क्या है, आयनिक सिल्वर वर्क एज अ एंटीमाइक्रोबियल एंड एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट यूज किया जाता है। एंड ट्रीटिंग वाउंड्स, कट्स, माइनर बर्न्स। मतलब कि घाव को ट्रीट करने के लिए, कहीं चोट लगी है, कट लगा है तो उसको साफ करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, और माइनर बर्न मतलब कि हल्का फुल्का जब जल जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली हम आयनिक सिल्वर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं अपना तीसरा एग्जांपल, जो कि हमारा क्लोरहेक्सिडिन है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है। अब इनका फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन क्या है वो देखते हैं। क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट इज अवेलेबल इन सेवरल फॉर्म सच एज, ये मतलब जो हमारा क्लोरहेक्सिडिन है ये कुछ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि देखते हैं। पहला हमारा सोल्यूशन फॉर्म में होता है, जिसका यूज हम करते हैं फॉर वाउंड क्लीनिंग एंड स्किन डिसइंफेक्शन एज ए यूज करते हैं। एंड सेकंड फॉर्म में हमारा क्रीम या जेल्स के फॉर्म में भी आते हैं, जो कि यूज किया जाता है स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए।
थर्ड हमारा है माउथ वॉश के फॉर्म में भी आता है, जो कि फॉर ओरल हाइजीन के लिए यूज किया जाता है, और माउथ में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कुछ आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आते हैं जो कि वेरी डाइल्यूट फॉर्म में होता है, और इनको भी हम आई के इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं कि जो आई का इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो पाए। बट इसका यूज हम रेयर केस में करेंगे, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एज अ रेयर यूज होता है ये। एंड हमारा लास्ट है हैंड बर्न्स, फॉर सर्जिकल हैंड एंड स्किन एज अ डिसइंफेक्शन यूज होता है। तो हमारा क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन था। नाउ अब हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशन। इनका प्रिपरेशन क्या है? क्लोरहेक्सिडिन बेस इज डिसॉल्व इन ग्लूकोनिक एसिड टू फॉर्म क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। मतलब कि जो हमारा क्लोरहेक्सिडिन का बेस होता है उसको हम डिसॉल्व करते हैं ग्लूकोनिक एसिड में, और ये फॉर्म करता है हमारा क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट को। दिस सॉल्यूशन इज देन डाइल्यूटेड विद द प्यूरिफाइड वाटर टू द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। फिर मतलब ये जो हमारा फॉर्म होता है सोल्यूशन, इसको हम डाइल्यूट करते हैं और प्यूरिफाइड करते हैं वाटर के साथ। हमें जितना कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसका मेकअप करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा है कि हम इसको 0.05% में भी ले सकते हैं, 0.2% में भी ले सकते हैं, एंड 4% एज अ कंसंट्रेशन इसका यूज हम कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव एंड स्टेबलाइजर्स में बी एडेड डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशंस। और ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड स्टेबलाइजर्स हैं, ये हमारे एडिटिव्स होते हैं, बेसिकली एक्सिपिएंट्स होते हैं। इनका यूज हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं वही माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए, इन सब के लिए करते हैं, और स्टेबलाइजर का यूज करते हैं हम ताकि जो हमारा सोल्यूशन, जो हमारी ड्रग प्रिपेयर हुई है, वो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो कंटामिनेटेड और डिग्रेडेड ना हो। तो ये कुछ केस पे डिपेंड करता है कि वो हम किस लिए बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हमारा माउथ वॉश होता है और क्रीम होता है, तो इसमें हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इनका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है वो देखते हैं। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। वही सबका सेम कंडीशन है कि इनको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखेंगे, सनलाइट से बचाएंगे, अवॉइड करेंगे सनलाइट को। कीप इन वेल क्लोज कंटेनर इस्तेमाल करेंगे इनको स्टोर करने के लिए। अब इनका यूजेस क्या है, यूजेस देखते हैं। स्किन डिसइंफेक्टेंट बिफोर सर्जरी और इंजेक्शन। मतलब कि जब इसका हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं जब कुछ सर्जन यूज करेंगे, और जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले डॉक्टर वो थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करते हैं ना, जो कि हमारा वो होता है स्प्रेट हमारा जो होता है, उसे कॉटन में लेकर साफ करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं। तो वही कह रहा है ये। माउथ वॉश फॉर हेल्थ केयर रिड्यूसिंग डेंटल प्लेक एंड जिंजिवाइटिस। मतलब कि इसको हम एज अ माउथ वॉश भी यूज करते हैं, और रिड्यूस करते हैं ये डेंटल प्लेक को, मतलब जो प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको एज अ माउथ वॉश यूज करते हैं। एंड वाउंड क्लिंजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसको घाव को धुलने के लिए भी यूज किया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट इन क्लिनिकल सेटिंग्स। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है क्लिनिकली। अब इसका नोट क्या कह रहा है, नोट देखते हैं। क्लोरहेक्सिडिन शुड नॉट बी यूज्ड इन द ईयर और आईज अनलेस प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड शुड नॉट बी swallowed व्हेन यूज्ड एज अ माउथ वॉश। तो जब हम इसको हम एज अ माउथ वॉश यूज करेंगे, हमें इसको निगलना नहीं है। ये नहीं कि हम माउथ में लिए हैं और थोड़ा बहुत इसको निगल जाए, तो इसको निगलना नहीं होता है। ये इसका कुछ डिसएडवांटेज होता है, इसलिए इसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ध्यान में रख के हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली तब जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना देख लिया सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर एंड क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट को। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है हमारा, इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या है वो देखते हैं। यूजुअली अवेलेबल एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि 6% वेट बाय वॉल्यूम कंटेन किया रहता है, या फिर 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन इसका होता है। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन लोअर स्ट्रेंथ्स। मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। फॉर हाउस होल्ड एंड मेडिसिनल यूज। मतलब कि जब इसका हम घरों में यूज करते हैं या फिर एज अ मेडिकल फील्ड में इसका यूज करेंगे, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होनी चाहिए। यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड क्लीनिंग एजेंट। इसका यूज हम करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक एंड क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसका बेसिकली यूज किया जाता है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो देखते हैं। प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेरियम पेरोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं बेरियम पेरोक्साइड के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो बेसिकली हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है। ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। बेरियम पेरोक्साइड को ट्रीट कराया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हुआ। ये हमारा ये प्रिपरेशन होता है, इसका फॉर्मुलेशन होता है। तो दिस सोल्यूशन इज देन डाइल्यूटेड टू द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। मतलब कि फिर इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे, जितना हमें जिस कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ ऐड करके। तो जितना हमें कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी हम उसका मेकअप कर लेंगे। अब इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है वो देखते हैं। स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस।
वही सेम चीज है कि इसको कूल एंड डार्क प्लेस पे स्टोर करेंगे। कीप इन अम्बर कलर्ड बॉटल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। अब इसको हम यूज करते हैं अम्बर कलर्ड बॉटल में। अब अम्बर कलर बॉटल क्या होते हैं वो देखते हैं। मतलब कि अम्बर कलर बॉटल बेसिकली ब्राउन कलर का बॉटल होता है, उसमें हम इसको स्टोर करते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं। एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, कट्स एंड माउथ अल्सर्स। इसका यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक्स फॉर द क्लीनिंग ऑफ वाउंड्स। वाउंड्स को क्लीन करने के लिए, धुलने के लिए, साफ करने के लिए यूज करेंगे। जब कहीं कट लगा हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब माउथ अल्सर हो, मतलब मुंह में जब छाले आ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए इसका बेसिकली हम यूज करते हैं। यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर सरफेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। वही कह रहा है कि इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे किसी सरफेस को साफ करने के लिए। मतलब कि जैसे हमारा होता है ना, फर्नीचर वगैरह होते हैं तो उनको साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारा जो भी यूज करते हैं हम लेबोरेटरी में भी, जो हमारा बीकर, फ्लास्क ये सब होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन फार्मेसी एंड लैब्स यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फार्मेसी में, लैब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे हम इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ हमारा बोरिक एसिड है, उसको देखते हैं। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है वो देखते हैं। बोरिक एसिड इज यूज्ड इन सेवरल टॉपिकल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन सच एज। बोरिक एसिड ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन। मतलब कि एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है जिसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं एज अ टॉपिकल एजेंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। बोरिक एसिड डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में भी आता है, जो कि फॉर माइनर कट्स, बर्न्स और इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत जब कट लगा होता है तो वहां पे, या जले होते हैं तो वहां पे, और इन्फेक्शन जब होता है तो उसको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। फिर हमारा आता है बोरिक एसिड आई लोशन और आई वॉश टू क्लीन आईज, वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन फॉर्म में ये आता है। तो आई को क्लीन करने के लिए बेसिकली इसका हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा है बोरिक एसिड सोल्यूशन, जो कि 2 to 4% कंसंट्रेशन इसमें पाया जाता है बोरिक एसिड का। तो एज एन एंटीसेप्टिक वॉश के लिए यूज किया जाता है। अब प्रिपरेशन क्या इसका वो देखते हैं। बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट विथ अ मिनरल एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हमारा जो बोरिक एसिड है उसको हम प्रिपेयर करेंगे, रिएक्शन कराते हैं बोरेक्स के साथ। बेसिकली जो हमारा इसका केमिकल नेम होता है वो हमारा होता है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेसिकली हमारा बोरिक एसिड हमें फॉर्म हो जाता है, मिल जाता है। अब इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है वो देखते हैं। स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। इसको हम कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखेंगे। लेबल एज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और इसको हम इसकी लेबलिंग करेंगे कि इसका यूज बेसिकली सिर्फ एक्सटर्नल यूज है, मतलब सिर्फ बाहर के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम स्वेलो नहीं कर सकते हैं। इस पे बेसिकली हम इसको लेबल करेंगे। सिंस इट कैन बी टॉक्सिक इफ स्वेलोड। अगर हमने इसको स्वेलो कर लिया तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, एज अ पॉइजन वर्क कर सकता है। यूजेस क्या है। यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन एंड आईज। ये हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं स्किन के लिए और आई के लिए। यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर एंड ऑइंटमेंट्स। और इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जब डस्टिंग पाउडर बनता है और ऑइंटमेंट्स बनते हैं तो उसमें इसका बेसिकली ये डाला जाता है, मिक्स किया जाता है। यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन सम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं तो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा बोरिक एसिड था, इसको हमने कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या है वो देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग लाइम। मतलब कि बेसिकली जब ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम क्लोरीन गैस से पास कराते हैं और हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। प्योर क्लोराइड गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैग लाइम। मतलब जो हमारा प्योर क्लोराइड गैस होती है उसको हम पास कराते हैं ड्राई स्लैग लाइम केमिकल से। दी रिजल्टिंग पाउडर इज अ फाइन व्हाइट और स्लाइटली येलो पाउडर फॉर्म होता है। मतलब कि फाइनल हमारा बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में व्हाइट कलर का या फिर स्लाइटली येलो कलर का पाउडर हमें फॉर्म होगा, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर होगा। मार्केट फॉर्म क्या है इसका। अवेलेबल एज पाउडर इट इन टिन्स, बॉटल्स और ड्रम्स। मतलब कि अवेलेबल होते हैं छोटे छोटे बॉटल्स में। बेसिकली इसको एज हम लोग यूज करते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है बेसिक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है ब्यूटी पार्लर वगैरह में। तो वही सारी चीजें हैं। स्टोरेज कंडीशन क्या है इसका।
स्टोर इन कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस, कीप टाइटली क्लोज इन एयर टाइट कंटेनर। वही कह रहा है कि इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे, टाइटली क्लोज कंटेनर का यूज करेंगे। एंड इसका यूजेस क्या है? एज अ डिसइंफेक्टेंट वाटर, फॉर वाटर, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रूट्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड वाटर ट्रीटमेंट टू किल बैक्टीरिया, वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर जो हाई कंसेंट्रेशन का होता है उसका बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं, वरना ब्यूटी पार्लर में तो ब्लीच होता है जो कि वो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, वही लोग जाना है। अब हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस अवेलेबल एज अ क्रिस्टल टैबलेट्स और सोल्यूशन। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है? ये मार्केट में क्रिस्टल या टैबलेट या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनका पाउडर और क्रिस्टल फॉर मेकिंग सोल्यूशन, जो पाउडर या क्रिस्टल होते हैं इनका यूज करके हम सोल्यूशन के फॉर्म में इनको बना सकते हैं। रेडी टू यूज एक्वा सोल्यूशन डाइल्यूटेड इन वाटर, इनको हम एक्वा सोल्यूशन में भी थोड़ा मिक्स करके डाइल्यूट वाटर में मिक्स करते हैं और फिर इसका हम यूज करते हैं। इनका मार्केट प्रिपरेशंस क्या है? हाई प्योरिटी पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल पर्पस। इनका मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल पर्पस से यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। क्रिस्टल आर डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर सोल्यूशन डिजायर्ड कंसंट्रेशन, इनके क्रिस्टल्स को हम वाटर में डिजॉल्व करके जितना कंसंट्रेशन हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सोल्यूशन को बना सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसके? फॉर 0.1% सोल्यूशन 1 ग्राम ऑफ KMnO4 इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि अगर हमें 0.1% कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन चाहिए तो हम 1 ग्राम KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट को 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करेंगे, तब हमें वो 0.1% का कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड बिकॉज KMnO4 कैन स्लोली डिकम्पोज ओवर टाइम। तो सोल्यूशन को हम तुरंत प्रिपेयर करते हैं यूज करने के लिए। अगर हमने इसको सोल्यूशन बना लिया, वाटर में डिजॉल्व करके प्रिपेयर कर लिया, तो इसका बाद में हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं। इनका स्टोरेज कंडीशन क्या है? स्टोर इन टाइट डार्क ग्लास कंटेनर, मतलब वही कि वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे। कीप इन अ कूल ड्राई प्लेस, कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे, रखेंगे। कीप आउट फॉर रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से इसको दूर रखेंगे। एंड इसका यूजेस क्या है वो देखते हैं। बेसिकली एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर स्किन इन्फेक्शन, वॉर्म्स एंड अल्सर के लिए यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस एंड फंगल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, मतलब कि जब स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। माउथ वॉश और गार्गल डाइल्यूटेड सोल्यूशन फॉर्म में आता है। फॉर ओरल इन्फेक्शन, जब ओरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एज अ माउथ वॉश या गार्गल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो हमने अपना देख लिया टॉपिकल एजेंट्स को और कंप्लीट कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।